बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट आपको सिलेबस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया गया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर आपको क्या क्या बताया जाएगा और क्या क्या चीज़ आपके सामने यहाँ पर डिस्क्राइब की जाएगी। तो सबसे पहले टॉपिक मैंने यही लिखा था, परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स एबंडेंस। अब ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखा जाए तो, और इसके अंदर परसेंटेज तो सबको पता है कि परसेंटेज क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 जो भी है, लेकिन ये कि आइसोटॉप्स और एबंडेंस ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी कि आइसोटॉप्स क्या है, एबंडेंस क्या है, और साथ ही आपको इसकी कुछ एग्जांपल आपके सामने लाई जाएंगी और उसको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो बहरहाल इसके सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसको नोट कर रहे हैं, बल्कि इसको नोट ज़रूर करें, और अगर नोट वाकई कर रहे हैं तो फिर आप इसके लिए कैलकुलेटर ज़रूर ले लें ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो बहरहाल देखते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिख भी देता हूँ कि आइसोटॉप्स कहते ही उसको है कि जिसके पास प्रोटॉन्स क्या हो, सेम हो। यहाँ पर लिख देते हैं हम सेम, उसके पास क्या हो, प्रोटॉन्स हो, लेकिन उसके पास जो न्यूट्रॉन्स हो ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब आइसोटॉप्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि जैसे अब यहाँ पर फ़र्क क्या पड़ेगा। देखिए इन्होंने क्या कहा कि आइसोटॉप्स वो होते हैं जो सेम प्रोटॉन्स हो, जिसके पास सेम प्रोटॉन्स हो लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, ठीक है। प्रोटॉन वही रहें, जब आपको पता है कि प्रोटॉन वही रहेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर ये आपके पास न्यूक्लियस के अराउंड द न्यूक्लियस जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी सेम ही रहेंगे ताकि बैलेंस रहे एटम। लेकिन न्यूट्रॉन्स चेंज होते रहेंगे, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, अलबत्ता ये कि उसके पास मास होता है, लेकिन ये कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन ये कि आइसोटॉप्स का बताया जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट के, दोबारा सुन लें कि आइसोटॉप्स खाली ये नहीं है, बल्कि हम अगर उसको अच्छी तरीके से प्रॉपर पढ़ें तो क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के दो या उससे ज़्यादा एटम्स, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के कुछ मुख्तलिफ एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स। तो अब इस तरह से अगर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन अलग सेम ही होगा। जैसे अब यहाँ पर कोई आपके सामने, जैसे आप देखते होंगे रूबिडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इस तरह के आप कोई भी एटम देख लें तो रूबिडियम आपके पास एटम ले लें या क्लोरीन ले लें, तो अब एक रूबिडियम क्या होगा जिसके पास एटॉमिक मास यूनिट चेंज होगा, दूसरा रूबिडियम आपके पास क्या होगा जिसके पास एटॉमिक मास यूनिट चेंज होगा। इस तरीके से क्लोरीन के आप दो ले लें तो क्लोरीन के दोनों के पास क्या होगा, आपके एटॉमिक मास यूनिट दोनों के पास चेंज होगा। एटॉमिक आप मास आप कहते हैं AMU, तो वो दोनों चीज़ें उसके पास क्या होंगी, चेंज होंगी। अब दोनों चीज़ें तो डिफरेंट होंगी, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट पता है किस वजह से होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से होंगी। कि इसके अंदर समझ लीजिए अगर क्लोरीन के एक के अंदर 17 है, दूसरे के पास 18 या 19 हो जाएंगे, तो ये चेंज होगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास तो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स कहलाएंगे, वो एक ही एलिमेंट होगा, वो क्लोरीन होगा, लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स आपके सामने लाए जाएंगे। और इसी के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर बताइए कि आइसोटॉप्स एबंडेंस क्या है। एबंडेंस कहते हैं असल में कसरत को, या किसी भी चीज़ का ज़्यादा मिकदार में होना। वैसे उर्दू के अंदर कहते हैं कसरत, या हिंदी के अंदर कहते हैं, और इस तरीके से एबंडेंस की जो मीनिंग होंगे वो क्या है कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा मिकदार में होना, ठीक है, उसका जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं एबंडेंस। तो बहरहाल इसके बारे में हम देखते हैं, इसको समझते हैं। और आइसोटॉप्स को मैं दोबारा यहाँ पर रिवाइज कर दूँ कि सेम प्रोटॉन्स होंगे लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये आपके पास आइसोटॉप्स हैं, लेकिन ये कि आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स होते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स, ये डिफरेंट वर्ड इसीलिए आता है कि उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस किए होते हैं, दोनों के अंदर सेम ही होंगे। बस फ़र्क इतना होता है कि एक के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है, दूसरे के अंदर ज़्यादा है, दूसरे के अंदर कम है, पहले के अंदर ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से वो क्या कहलाता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के, इसको हमने कहा आइसोटॉप्स होंगे। तो बहरहाल इससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हुआ हो तो आप ज़रूर पूछें कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर असल में नॉर्मली आपसे ये पूछा जाएगा परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स एबंडेंस के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि परसेंटेज हम किस तरह निकालेंगे। आइसोटॉप एबंडेंस तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, अब ये परसेंटेज इसकी किस तरह निकलेगी तो यहाँ पर आपके सामने बताऊंगा, लेकिन ये इसके लिए कैलकुलेटर की इंतहाई ज़रूरत है। देख लीजिए यहाँ पर आप ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको रीड कर लेते हैं। रूबिडियम, आरबी मतलब कि रूबिडियम। अब रूबिडियम एक एलिमेंट ले लिया आपने, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रूबिडियम, आपने एक एलिमेंट ले लिया आपने, ठीक है। अब रूबिडियम जो आपने एलिमेंट लिया है तो उसके आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स ले लिए। पहला जो फॉर्म था वो ये रही आपके पास, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स आ गया। और नेक्स्ट आपके पास फॉर्म किस तरह की आ गई, ये आ गई। तो मतलब हमारे पास क्या है, टू टाइप्स ऑफ एटम्स आ गए, किसके, एक एलिमेंट जो कि रूबिडियम के नाम से है, तो दो आपके पास इसके फॉर्म्स ऑफ एटम्स आ गए। अच्छा, अब जब दो फॉर्म्स आए तो उसके अंदर क्या होगा, अब हमें दोनों की एवरेज इसका एटॉमिक मास होगा, दोनों का अपना एक अलग अलग मास होगा। देखिए जब इसके पास एटॉमिक मास यूनिट 85 था, यानी 85 जब उसके पास इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास हम कहते हैं जिसको, एटॉमिक मास जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों ऐड होते हैं। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर
जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। अब देखिए प्रोटॉन्स तो यहाँ पर भी वही होंगे और यहाँ पर भी वही होंगे, फर्क क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स का, कि दोनों के अंदर न्यूट्रॉन चेंज है, इसी वजह से हमने कहा कि ये आइसोटॉप्स। अच्छा देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या गया 85, इसके बाद क्या है एटॉमिक मास है, जिसको यहाँ पर लिख देते हैं एटॉमिक मास कहलाता है ये, ठीक है, जिसके अंदर दो चीज़ होती है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब यहाँ पर आपके पास आ गया रूबिडियम, जो जिसके पास एटॉमिक मास है 85, उसका जो मास है अपना वो क्या है 84.9117 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका आइटम है उसके पास क्या है 87, जिसके पास यानी एटॉमिक मास है, उसका जो अपना मास है वो क्या है 86.9085। फर्क इतना नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन पॉइंट से काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। अच्छा देख लीजिए, अब इनका जो एवरेज दिया हुआ है ना, दोनों का एवरेज, वो क्या दिया आपके पास 85.468, ठीक है, ये इसका एवरेज दिया हुआ, इन दोनों की एवरेज दी हुई है। और ये आपके पास ये अलग अलग मास होगा, ये मास ऑफ 1 है, ये मास ऑफ यानी एटम का नंबर 2 एटम का ये है, और ये इन दोनों की एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज आपको इस तरह से लिख लें। अब देख लीजिए, अब सवाल यहाँ पर होता है कि बताइए कि इनकी परसेंटेज क्या है, आइसोटॉप परसेंटेज क्या है, न्यूट्रॉन के जो चेंज होने की वजह से जो आइसोटॉप्स यहाँ पर पैदा हुए और इसके अंदर जो इसका जो परसेंटेज निकलेगा, दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों का निकाल कर हम यहाँ पर परसेंटेज आपके सामने रखते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला समझ लें, जो भी समझ लें। अब जो इसकी एवरेज वैल्यू आपके सामने है, एवरेज वैल्यू जो भी आपके सामने है, एवरेज वैल्यू उसको आप इक्वल रखें, ठीक है। अब किसके इक्वल रखना है, फर्स्ट जो आपके पास है, यानी फर्स्ट आपके पास रूबिडियम 85 है, उसका एटॉमिक मास यूनिट आप यहाँ पर रख दें, ठीक है, 84.9117, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर प्लस कर दें, थोड़े सा स्पेस हमने यहाँ पर रख दिया, इसकी वजह क्या है आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, और नेक्स्ट आप यहाँ पर क्या रख लेंगे, रूबिडियम जो 87 वाला है उसका भी आप जो एटॉमिक मास यूनिट रख दें, जो आपके पास लिखा हुआ है 86.9085, ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट का आ गया। अब देख लीजिए, इसकी परसेंटेज आपको नहीं पता, तो इसको हम क्या लिखते हैं, मतलब जो चीज़ नहीं पता है तो कोई ना कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा, ताकि उस वेरिएबल की मदद से हमें ये चीज़ फाइंड हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक चीज़ रख रहा हूँ, उसकी वजह आपको बताऊँगा। देख लीजिए, इसको मैंने x रखा और इसको मैंने 1 - x रखा। आपके सामने ये सवालात होंगे कि यार इसको x क्यों रखा, इसको 1 - x क्यों रखा, तो इसकी वजह मैं बताता हूँ। देख लीजिए, अब अगर मैं एक बात करता हूँ यहाँ पर आपके सामने कि एक आपके पास एटम है, ठीक है, ये इसकी अलग अलग चले एग्जाम्पल ले लें, 3 आपने क्या ले लिए, एटम ले लिए, 3 एटम ले लिए। अब एक में क्या होगा, आपके पास इसको समझिए 20% है, ठीक है, 20%, और ये आपके पास आ गया 80%। तो हो सकता है कि इसके अंदर आपके पास 20% जो है रूबिडियम 85 वाला हो जाए, रूबिडियम 85 वाला, और दूसरा आपके पास 80% जो आपके पास यहाँ पर फुल किया हुआ है वो आपके पास हो सकता है कि रूबिडियम 87 वाला हो जाए, 2 है ना। और इस तरीके से हम इसका दूसरा रेशियो बयान कर देते हैं यहाँ पर। अब ये 50-50% है, ये भी 50% है, ये भी 50% है। अब ये हो सकता है कि 50% आपके पास यहाँ पर क्या हो जाए, रूबिडियम 87 हो जाए, और दूसरा आपके 85 और दूसरा आपके पास रूबिडियम 87 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप ये लिख लें, जैसे आपके पास ये 45% समझ लें, आपके पास क्या हो जाए, ये कुछ भी इसका एंगल बना दें, 45 में यहाँ पर आप उसको डिनोट कर देता हूँ 45%, और बाकी 65% हो सकता है कि क्या हो जाए, रूबिडियम 87 हो जाए, रूबिडियम 85 ये वाला हो जाए, ये आपको वही देख लें, रूबिडियम 85 हो जाए और दूसरा रूबिडियम 87 हो जाए। मतलब ये है कि, और अच्छा, अब मतलब इससे क्या निकल के आ रहा है कि सबके अंदर परसेंटेज जो आप देख रहे हैं 65 यानी परसेंटेज के अंदर तो हम वैसे ही डेसिमल के अंदर तो नहीं लिखते, तो 65% और सॉरी 45 और 65 तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखें तो ये भी 100 हो जाएगी परसेंटेज, यहाँ देखें तो ये भी क्या हो जाएगी 85 और सॉरी 20 और 80%, ये भी क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसको डेसिमल में लिखे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको भी लिखे 1 हो जाएगा, इसको भी लिखें 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये आइडिया हो रहा है कि रूबिडियम जो आपके पास 85 है, ठीक है, और जो दूसरा रूबिडियम आपके पास है जो 87 वाला है, वो दोनों जब किसी एटम के अंदर है तो उसका डेसिमल के अंदर आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना आप, उसके अंदर थोड़ा 20% आपके पास जो है रूबिडियम 85 है, 80% आपके पास रूबिडियम 87 है। इस तरीके से दूसरे रेशियोज आपके सामने यहाँ पर रख दिए गए। तो मतलब ये है कि टोटल कैलकुलेट करने से अगर डेसिमल में लिखते हैं तो 1 ही आंसर आ रहा है आपके पास, 1.0 जो भी आप ले लें 1.0 आ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब अगर मुझे फाइंड करनी है वैल्यू, तो अगर मैंने रूबिडियम की भी मुझे नहीं पता और रूबिडियम 80 ना तो 87 का मुझे परसेंटेज पता है ना मुझे 85 की परसेंटेज पता है। यहाँ तो मैंने ऐसे ही आपके सामने एग्जांपल देने के लिए सॉल्व किया ना, तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट को एक्स से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट को जब आपने एक्स से डिनोट कर दिया तो यकीनन आपके जहन में अब ये सवाल खत्म हो जाएगा कि जब आपने इसको एक्स सपोज कर ही लिया है ना, क्योंकि आपने अननोन वेरिएबल है, इसको आपने सॉल्व करना है और यहाँ आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है, इसके मुताबिक आप सॉल्व करेंगे। तो जब आपने इसको एक्स ले लिया है तो यकीनन रूबिडियम 87, या देख लें आप ये रूबिडियम 87 वो क्या हो जाएगा, 1 का 1 अपनी जगह पर, और रूबिडियम 85 को वहाँ ले जाएं जिसको हमने एक्स से डिनोट किया हुआ था, ठीक है।
यहाँ ले जाएं, जिसको आपने x से डिनोट किया हुआ था, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब रुबीडियम 85 की जगह पर आपने क्या रख दिया, x रख दिया। ये देख लीजिए मैंने यही किया, रुबीडियम 85 की जगह पर x रख दिया और रुबीडियम 87 की जगह पर आपने 1 - x रखा। इसकी वजह सारी ये थी, इसने सारा प्रोसेस ये करना पड़ा इसी वजह से, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। तो बहरहाल अब इसको जो है मजीद कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, और अगर आपको इस जैसा कोई क्वेश्चन हो या कोई दूसरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप पूछ सकते हैं। देखिए लेकिन ये फॉर्मूला अगर आप सामने रखेंगे, उसको नोट करेंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। जो एवरेज वैल्यू हमने यहाँ पर रखी हुई थी वो क्या थी आपके पास, 85.4678। अभी तो नॉर्मली आपने मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मली अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा x के साथ 84.9117x। देखिए किसी भी आपने डेसिमल को आपने हटाना नहीं है, बल्कि सारे आपने जो जितने भी आपके पास आ रहे हैं सब लिखना है आपने। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आ जाएगा 86.9085 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 86.9085x आ गया। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास x पॉजिटिव में है और यहाँ पर x आपके पास नेगेटिव में है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, और ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव में है। तो बहरहाल इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी ना। अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी। इस तरीके से मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, दोनों x एक जगह पर हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ले जाने का मकसद ये है ताकि आपके पास आंसर सही तरीके से आए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये 86 ये आपके पास क्या जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये छोटी वैल्यू है इसके मुकाबले में, तो क्या है, नेगेटिव में हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर इस तरह लिख दूँ, पॉजिटिव के अंदर 86.9085, ठीक है, x माइनस 84.9117x, क्योंकि ये पॉजिटिव था वहाँ जाकर नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू, अब इसको आपने वहाँ ले जाना है, तो ये तो अपनी जगह पर ही रहा, तो ये अपनी जगह पर जो था, जिस हालत पर था वो पॉजिटिव थी, वही आपने अपनी जगह पर ही रखा इसको। और जब इसको आपने दूसरी जगह पर शिफ्ट किया तो आपके पास आ गया 85.4678। अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ आपने कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 86.9085 माइनस 84.9117। देख लीजिए आप, 86.9085 माइनस 84.9117, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1.9968। 1.9968 आ गया आपके पास, आकर x के अंदर आएगा। और दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या रहता है, 86.9085 माइनस 85.4678, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1.4407। तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर हम, 1.4407 आपके पास आ गया। x को अपनी जगह पर रखें और इस वैल्यू को डिवाइड में रख दें, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1.4407 डिवाइडिंग बाय 1.9968 करके चेक कर लेते हैं। 1.4407 डिवाइडिंग बाय 1.9968, ठीक आ जाएगा आपके पास आंसर 0.721। अब अगर चाहें आप तो चेक करें इसको, 0.721%, तो ये आ गया आपके पास 0.721%। x तो आपके पास ये आ गया, और आपको पता है कि x को आपने क्या रखा हुआ था, रुबीडियम 85, ठीक है। अब आपके पास कौन सा रह गया, रुबीडियम 87 वाला, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, 1 - x। तो यहीं पर ही देख लेते हैं, 1 - रख के x की जगह पर जो वैल्यू वो लिख देते हैं 0.721, ठीक है, 0.721 1 - तो क्या आंसर आता है, 1 - आंसर 0.27, ठीक है। आंसर क्या रहा है आपके पास, 0.27, और इसको आपने लिखा हुआ है रुबीडियम 87। तो रुबीडियम 85 आपके पास क्या आया, 0.721, और रुबीडियम 87 आपके पास क्या आया, 0.27। अब ये तो डेसिमल में था ना, अगर हम चाहें इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो क्या आपके पास क्या आ जाएगी, इससे परसेंटेज आएगी, क्योंकि आपको परसेंटेज चाहिए। तो रुबीडियम 87 की परसेंटेज क्या आएगी आपके पास, 27.84%, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास 0.721 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज 72.1, जो कि परसेंटेज है किसकी, रुबीडियम 85 की, ठीक है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट कर ले, दोनों को एक साथ दोबारा देख लेते हैं हम यहाँ पर, प्लस 27.84, तो ये क्या आ गया आपके पास, 100 आ जाएगा, ठीक है। 99.94 देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 100 आ रहा है आपके पास, तो ये 99.94% आ रही है। मतलब ये कि एक एटम है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एटम्स जो आपको बताया गया था कि एक एटम के अंदर दोनों की एक की पोजीशन कितनी है या एक का रेशियो कितना है, रेशियो आपके सामने रख दिया गया कि एक आप वहाँ पर जिसकी जो प्रेजेंस है वो कितनी, 27.84 रुबीडियम 87 वाले की, और रुबीडियम 85 वाले की 72.1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बहरहाल अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं तो फिर आप इसके मजीद क्वेश्चन सॉल्व करें, क्लोरीन वगैरह को सॉल्व करें, जैसे मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा था। तो मजीद सॉल्व करने का टाइम नहीं, तो बहरहाल ये कि हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तो बहरहाल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।